नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कमोडिटी मार्केट के प्राइस एक्शन पर तो नजर रहेंगी ही, लेकिन खास फोकस रहेगा कच्चे तेल पर, जहां पर हमने एक करेक्शन के बाद वापस से थोड़ा सा रिबाउंड आते हुए देखा है। कितना सस्टेनेबल है ये रिबाउंड, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ फोकस करेंगे गोल्ड पर, जहां पर हमने तेजी का मोमेंटम बनते हुए देखा है। यहाँ से क्या चाल रहेगी बुलियंस की, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि यहाँ से रणनीति टूवर्ड्स ईयर एंड या फिर इमीडिएट बेसिस पे सोने चांदी में क्या होनी चाहिए। और बात करेंगे राइस की, जहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस सर्ज हुए हैं। क्या मायने हैं इसके, क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, डायरेक्शन क्या रहेगी यहाँ से फर्दर प्राइसेस की, इस सब पर हम फोकस करेंगे और बाकी स्ट्रैटेजीज तो लेंगे ही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निर्मल बंग कमोडिटीज के वीपी हेड ऑफ कमोडिटीज रिसर्च कुणाल शाह हैं। साथ ही एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च जतिन त्रिवेदी, bsplindia.com के सीईओ विजय भंबानी हमारे साथ हैं। और साथ ही ब्रेक के बाद बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे राइस एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेठिया। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले बात कच्चे तेल की ही कर लेते हैं, जहां पर हमने रिकवरी आते हुए देखी है इंटरनेशनल मार्केट्स में। एक बार प्राइसेस आपके सामने लेकर आते हैं ब्रेंट के भी और डोमेस्टिक मार्केट के भी। इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट फिलहाल $81 के ऊपर कारोबार कर रहा है। अब देखना होगा कि जो अपकमिंग ओपेक देशों की मीटिंग है उसमें क्या डिसीजन होता है फर्दर कट्स को लेकर। लेकिन फिलहाल की डेवलपमेंट्स को कैसे समझते हैं, क्या डायरेक्शन रह सकती है, इस पर फोकस करते हैं। विजय भंबानी है हमारे साथ। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, इनफैक्ट जब लगातार हमने तेजी देखी, $95-96 तक ब्रेंट का भाव पहुंचा, तो जितने भी एक्सपर्ट से हमारा उस टाइम कॉन्वर्सेशन हुआ था, सभी का कहना यही था कि कहीं वॉर प्रीमियम मिल रहा है, ये तेजी टिकेगी नहीं। और इनफैक्ट हमने वही हाल बाद में कच्चे तेल में आते हुए देखा। अब फिलहाल के लेवल से आप कच्चे तेल को कैसे देख रहे हैं? ये जो हमने थोड़ा रिबाउंड देखा है, कितना सस्टेनेबल है, क्या व्यू है इन स्तरों से? नमस्कार और शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। मैं आपकी राय से सहमति रखता हूं। पिछली बार जब मैं भी आपके शो पे आया था, मैंने कहा था 90 से $95। मैं WTI क्रूड के बारे में बात करना पसंद करूंगा, क्योंकि भारत जो है WTI क्रूड से ज्यादा ट्रेड करता है, ना कि ब्रेंट से। तो मैंने 90 से $95 का एक टारगेट दिया था और मैंने कहा था उसके बाद दाम लुढ़केंगे, क्योंकि 2021 से मैं आपके शो पे जब भी आता हूं, मैंने कहा था कमोडिटीज में कोई सुपर साइकिल नहीं है। दो वजह से कच्चे तेल और नेचुरल गैस के दाम बढ़े हैं। एक तो अनबैक्ड करेंसी प्रिंटिंग हुई है कोविड के बाद, जिसके कारण कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन हुई है। और दूजे जो बिक्री करते हैं देश, जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं ओपेक वगैरह की, उन्होंने आर्टिफिशियल मैन मेड सप्लाई शॉर्टेजेस क्रिएट किए हैं, आउटपुट कट करके जो है दाम बढ़ाए हैं। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होंगे, जिसके कारण मैंने कहा था कि मैं सुपर साइकिल थियरी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे लगता है 2024 में प्रोसिक्लिकलिटी आएगी कमोडिटी के दामों में, यानी गिरावट आएगी और शायद हिस्टेरिसिस के साथ आएगी, यानी तीव्र गति से गिरावट आएगी। तो मेरा मानना है 2024 में शायद आप $65 से $70 प्रति बैरल का रेट देखें WTI क्रूड में। और नेचुरल गैस जो है, मैं MCX की बात करूंगा अब। MCX नेचुरल गैस शायद 180 या 200 रुपए के आसपास 2024 में आपको दिखे। ये जो मीटिंग है ओपेक की, हो सकता है इसमें 1 मिलियन बैरल की उत्पाद की और निर्यात की कटौती आए, लेकिन ये एक टेम्पररी ब्लिप रहेगी। ऊपर में दाम आएंगे और उसमें फिर से गिरावट आ जाएगी, क्योंकि अगर आप CFTC की डेटा की बात करें और आप ऑप्शन ट्रेड्स की बात करें, तो ऊपरी स्तरों पर कॉल ऑप्शंस में काफी राइटिंग हो रही है। ओके अच्छा विजय जी, यानी 2024 के लिए जो आपने आउटलुक दिया है WTI क्रूड पर, यानी इन स्तरों से भी $5 से $10 की गिरावट आप देख रहे हैं। अब ओपेक की अगर हम मीटिंग की बात करें, 26 नवंबर को ये मीटिंग है और जैसे आपने कहा कि कट आ सकते हैं, बट कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि ओपेक भी नहीं चाहेगा कच्चा तेल यहाँ से ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए डीपर कट्स भी अनाउंस किए जा सकते हैं सपोर्ट करने के लिए। 2024 के लिए एक आउटलुक मिला आपसे, पॉइंट टेकन। लेकिन अगर हम ओपेक की मीटिंग तक की बात करें या फिर अगले कुछ सेशंस तक की बात करें, लगता है सपोर्ट बना रहेगा फिलहाल प्राइसेस में? देखिए, ओपेक के चाहने या ना चाहने से मार्केट में सब कुछ नहीं हो सकता है। एक बात याद रखें कि कच्चे तेल और गैस की मार्केट जितनी ही ओपन है, उतनी ज्यादा ओपेक भी हैं।
मिस्टीरियस हैं, उसमें लुका छुपी का खेल होता है। क्रूड के जो कैरियर्स हैं वो शैडो शिपिंग होती है, उनमें अनमार्क्ड कैरियर्स होते हैं, ना किसी देश का झंडा होता है, ना ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, इंश्योरेंस होती नहीं है उन पे। लुका छुपी में बीच समुंदर में डिलीवरीज ली और दी जाती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं इनमें। और जहां तक ओपेक का सवाल है, आप एक चीज पे ध्यान रखिए कि ज्यादा से ज्यादा मुल्क जो ओपेक के मेंबर हैं, वो 3 चीजें उनके देशों में मिलती हैं: कच्चा तेल, नेचुरल गैस और रेत, बालू। तो क्या वो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट कम करके रेत बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। उन्हें बेचना है पैसा इकट्ठा करने के लिए तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल ही बेचेंगे। अगर ऑफिशियल टैंकर से नहीं बेचते हैं तो घोस्ट शिप से बेचेंगे, जिन्हें शैडो शिपिंग कहते हैं, जो कि रशिया कर रहा है। तो दाम उनके चाहता तो मैं भी हूं कि कच्चे तेल के दाम $20 हो जाएं, लेकिन मेरे चाहने से होगा नहीं। तो ओपेक के चाहने या ना चाहने से बहुत कुछ नहीं होगा। वो ज्यादातर मार्केट को छोटे अवधि के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, स्टेटमेंट देकर, आउटपुट में बढ़त या गिरावट करके, लेकिन मार्केट फोर्सेस अल्टीमेटली प्रिवेल करेंगे। ओके ओके, चलिए शुक्रिया विजय जी अपने कमेंट्स देने के लिए। कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों पर ही, और दोनों में ही कमजोरी यहाँ से 2024 की तरफ जाते हुए विजय जी देखते हैं। कुणाल शाह, जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ बने हुए, उनसे भी एक राय ले लेते हैं। कुणाल, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल को मौजूदा लेवल से? ओपेक की मीटिंग, साथ ही साथ ऑलरेडी एक करेक्शन हमने देखा है, थोड़ा संभल रहे हैं भाव, लेकिन क्या व्यू है अगर हम अगले कुछ दिनों का नजरिया लेकर चलें? आई थिंक कच्चे तेल में मुझे यहाँ से और थोड़ी अपसाइड नजर आ रही है। फंडामेंटल्स सिंपल है, जब ओपेक प्रोडक्शन कट करने की बात करता है और डीपर कट्स की बात करता है तो सब फंडामेंटल्स फेल हो जाते हैं। सो अभी जो $20 का करेक्शन हमने देखा ऑयल में है, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, ओपेक का कंप्लायंस कमजोर हो रहा है, और एक स्टेटमेंट आ गया फ्राइडे को कि ओपेक प्रोडक्शन कट करने वाला है, पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। सो मुझे लग रहा है अभी फिलहाल जब तक ओपेक मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं आता है तब तक बाय डिप्स की रणनीति अपनाई है। 63, 50, 70 के बीच में ऑयल बाय कर सकते हैं। 6500, 6550 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, और मुझे नहीं लग रहा है अभी ये 6290 के नीचे जाना चाहिए। सो ओवरऑल बाय डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए आफ्टर ओपेक स्टेटमेंट। दैट इज आवर व्यू। ओके, बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। फटाफट से एक राय नेशनल गैस पे भी ले लेते हैं, उसके बाद बुलियंस की तरफ बढ़ेंगे। नेशनल गैस पर जतिन, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? वोलेटाइल काउंटर है दीपाली, जिस तरह से फूड मार्केट, एनर्जी पैक दोनों ही वोलेटाइल है, नेचुरल गैस के प्राइसेस भी वोलेटाइल रहे हैं। सेलिंग जो है वो कंटिन्यूड रही है हायर साइड से। 260 का जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे स्तरों पे 240 से लेकर 235 बैंड जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपना सकते हैं, लेकिन पहले जो सपोर्ट के पास अगर प्राइसेस आ जाते हैं तो बाइंग ऑन डिप्स भी कर सकते हैं, क्योंकि रेंज मार्केट है वोलेटिलिटी का। हायर साइड पे 255 के आसपास, 250 के बीच में, 250 से लेकर 250 के बीच में मिलता है तब सेल करना है, 260 के ऊपर स्टॉप लॉस रखकर, और नीचे में 240 से लेकर 235 के बीच में बाइंग कर लेंगे। ओके, चलिए ये राय रही नेशनल गैस पर। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है, वहीं फॉर नियर टर्म या फिर अगले कुछ सेशंस के लिए कच्चे तेल पर डिप्स पर बाय करने की सलाह कुराल की तरफ से। बात कर लेते हैं अब सोने चांदी की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स हो या घरेलू बाजार हो, जो रीसेंट स्ट्रेंथ बनी उसको होल्ड कर रहे हैं मार्केट्स। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी गोल्ड $1980 के ऊपर टिका हुआ है, और घरेलू बाजार भी 60,600 के आसपास के भाव देखने को मिल रहे हैं। क्या व्यू है कुणाल इन स्तरों से, और क्या स्ट्रैटेजी? वेल, डॉलर इंडेक्स एक बार 103 का लो मारेगा ऐसा हमको लग रहा है। साइकोलॉजिकली 2005-2010 का हर्डल है गोल्ड के लिए, उसके ऊपर गोल्ड टिकता है तो फिर तेजी के बड़े इंडिकेशन नजर आ रहे हैं। शायद ये लेवल्स पे कंसोलिडेट कर सकता है गोल्ड, $5-10 प्लस माइनस हो सकता है, बट ओवरऑल डायरेक्शनल व्यू तेजी का ही है। सो 60,600, 550 के बीच में गोल्ड में फिर से बाय करना चाहिए, 61,200 तक के टारगेट के लिए। और ओवरऑल व्यू गोल्ड में 100-150 रुपए के डिप पे बाय करने का ही है। ओके, सिल्वर पर क्या स्ट्रैटेजी जतिन आपकी? दीपाली, गोल्ड के बारे में पूछा आपने? सिल्वर दीपाली, इस तरह से इस हफ्ते 2 दिन छुट्टी रहेगा यूएस में, थर्सडे और फ्राइडे के दिन थैंक्सगिविंग के कारण। तो मुझे लग रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक्टिविटी थोड़ी सी जो है मंडे से लेकर वेडनेसडे के बीच में
थोड़ी रेंज वॉलेटिलिटी के साथ देखने मिलेगा गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। सिल्वर के अंदर मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन एक डिप आने के बाद अराउंड 72,500 के आसपास के लेवल मिल जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। 72,500 से लेकर 72,000 एक ये वीकली सपोर्ट की तरह से प्ले करेगा इस हफ्ते सिल्वर के लिए, और हायर साइड में 73,500 74,000 के लक्ष्य के लिए को एम करना है। मैं बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं देख रहा हूँ इस हफ्ते, क्योंकि फेडरल मिनट्स के अपडेट्स रहेंगे वेडनेसडे ट्यूसडे नाइट को, जो वेडनेसडे का इम्पैक्ट दिखेगा घरेलू बाजार में। तो यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे का मार्केट मुझे रेंज बाउंड लग रहा है, तो वेडनेसडे के दिन थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन हो सकता है, और बाद में थर्सडे फ्राइडे जैसे मैंने बताया कि यूएस में हॉलीडे सेशन रहेगा तो पार्टिसिपेशन भी जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर फोकस जो है वो रेंज मार्केट के हिसाब से रखना है, बहुत बड़ी तेजी ना पकड़ के चले इस हफ्ते, बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपना सिल्वर के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक डिप आ जाता है उसके बाद। जी दीपक। ओके, बायोडिप्स की स्ट्रैटेजी रखें सिल्वर में, लेकिन बेस मेटल्स में क्या करना है इस पर एक राय ले लेते हैं, जहां पर स्ट्रेंथ बनते हुए दिखाई दी है। आज भी ज्यादातर बेस मेटल्स तेजी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर स्पेशली तीनों हरे निशान में कारोबार करते हुए, और कॉपर अगर आप देखेंगे अब 713 714 के लेवल्स पर आ चुका है। कुणाल, एज अ पैक कैसे देख रहे हैं बेस मेटल्स को? रिसेंट स्ट्रेंथ कितनी सस्टेनेबल है? प्लस कोई ट्रेड लेना हो तो कन्विक्शन कहाँ है मौजूदा लेवल्स पर? आई थिंक मेटल्स ठीक लग रहा है मुझे फंडामेंटली। जो इस से चाइना के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वो रियल एस्टेट मार्केट को सपोर्ट करने के लिए और मेजर्स लेंगे, इंटरेस्ट रेट कट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अभी $140 बिलियन का पैकेज भी आया था, विच इज वेरी स्मॉल अमाउंट लुकिंग एट द साइज ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट, बट they are trying to prevent the further sharp fallout from the real estate sector, which is supportive for the metals. जो metals के prices है उसमें जो worst है that is already priced in. So यहाँ से कोई भी improvement होता है चाइना मार्केट में या sentiment में चाइना के, तो that is going to leading to short covering and buying in the base metals. So copper अच्छा लग रहा है 725 730 के levels, एल्यूमिनियम 209 210 के लेवल्स, जिंक भी अच्छा लग रहा है मुझे 235 237 ऐसे लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। सो बाय डिप्स की रणनीति अपनाई है, मेटल्स में भी व्यू तेजी का है। ओके, बाय डिप्स की स्ट्रैटेजी व्यू तेजी का है और अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, शुक्रिया जतिन शो में आने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे राइस की, समझेंगे प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एक्सपैंड होती हैं तो क्या इंपैक्ट होगा भाव पर, इस पर चर्चा करेंगे। विजय सेठी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ बाकी एग्री कमोडिटीज पर भी लेंगे स्ट्रैटेजी। और उत्पादन को ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ से अगले साल भी चावल पर एक्सपोर्ट पाबंदी जारी रह सकती है। साथ ही सप्लाई घटने और मांग बढ़ने की उम्मीद से भी अमेरिका में भाव 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। ऐसे में क्या हालात हैं और आगे भाव कहां तक जा सकते हैं, इस पर करते हैं बातचीत। राइस एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेठी हमारे साथ मौजूद है। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमने अभी राइस के प्राइसेस में तेजी नहीं देखी है, हमने इससे पहले भी जब मेजर्स गवर्नमेंट ने लगातार उठाए हैं उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में देखा है। अगस्त में प्राइसेस 15 ईयर्स के हाइस पर थे। पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें 20% से ज्यादा प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कितनी प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है, संभावना हालांकि पूरी है कि एक्सपोर्ट बैन जारी रहेगा। अगर ये जारी रहता है 2024 में भी, ऑलरेडी जो प्राइसेस इतना सर्च कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, वो और कितना यहाँ से फिर बढ़ते हुए दिखाई देंगे? देखिए, इंडिया वर्ल्ड में राइस प्राइसेस को कंट्रोल कर रहा है। ये हमने 2008-9 में भी देखा था जब अमेरिकन राइस जीएम क्रॉप से कंटेमिनेटेड था। फ्रॉम बायर्स मार्केट इट बिकम्स ए सेलर्स मार्केट। ओके, तो अभी अगर सेलर मार्केट का सिनेरियो रहेगा तो नेचुरली प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे। और दूसरी चीज है कि इंडियन राइस की भी ठीक प्राइस पे ही एक्सपोर्ट होना चाहिए, कम प्राइस पे एक्सपोर्ट होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि चावल पैदा करने की लागत भी बहुत ज्यादा है, बहुत पानी खर्च होता है। तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट ड्यूटी लगा के एक्सपोर्ट को खोले तो उससे ये है कि अगर इंडियन एक्सपोर्टर कम प्राइस पे एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उसकी एक सही वैल्यू टैक्स लगा के पूरा कर सकती है कि इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया कम पे क्यों एक्सपोर्ट करे, और उस पैसे को एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट में खर्च किया जा सकता है। लेकिन एक्सपोर्ट कुछ सिस्टम बना के खोलना चाहिए। और दूसरी तरफ जो बात है कि गवर्नमेंट क्यों इसको रोकना चाह रही है, कोई भी कंट्री है अपने लोगों को पहले चावल देना चाहता है और ठीक दाम पे देना चाहता है, वो कोई भी सरकार होगी वो ऐसा करेगी। लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्शन एक और दिख रही है कि हम
अपने देश के 150 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को चावल दे रहे हैं फ्री में। क्या इतने लोग हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन तो नहीं है ना? तो उससे क्या हो रहा है कि जो 10-15 करोड़ लोग जिनको जरूरत है, उसके अलावा बहुत सारे लोग इसमें ऐसे जुड़ गए हैं कि जो चावल को वापस मार्केट में बेच देते हैं। अच्छा, इससे समाज का एक नुकसान और भी हो रहा है कि जिन लोगों को फ्री में चावल, गेहूं या तेल मिल रहा है, जिसको जो भी मिल रहा है, उससे ये हो रहा है कि वो लोग काम के लिए तैयार ही नहीं है। वो बैठ के अपने घरों में ताश खेल रहे हैं या मतलब जो भी है, वो एक अच्छा प्रभाव नहीं आ रहा समाज में, क्योंकि जिनको ये सहूलत मिल रही है और जो इसको देख रहे हैं कि भी ये तो कोई काम ही नहीं करते, तो दूसरों के मन में भी ये दुर्भावना आ रही है कि ये देश के हित में नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि सरकार को अपनी हाँ बिल्कुल। तो ये तो मेजर्स जो अब तक उठाए गए हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है डोमेस्टिक मार्केट्स में, या क्या उठाने चाहिए ताकि आप डोमेस्टिक फार्मर्स को भी और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट कर सके? विजय जी आपसे कमेंट लेंगे, लेकिन इस बीच सीधे रुक कर लेते हैं। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस इवेंट चल रहा है जहां पर सेबी चीफ माधुरी बुच एड्रेस कर रही हैं। सुन लेते हैं क्या कह रही हैं। Association along with the MIIs is working wonders, and I do hope that we will continue this momentum, and if there's anything after this half century, perhaps the forum would be very happy to look at that as well. So I think another round of applause for this whole collaborative effort on the part of the industry. And as I said, nothing gladdens my heart more than to see all the logos on one letterhead. May that continue to be so going forward. We have had a lot of discussion about risk, and of course today's launch is really about reducing the risk, which is the technology related risk in the system. So we all know that technology is this wonderful thing which gives us the ability to, at a very low cost and in a risk managed way, make life very convenient for the investor. And today's risk reduction access is a very important milestone in that risk management. And as I said, we see it as the safety net, which is there available so that people invest with confidence. So the trapeze artist does what he needs to do with confidence, knowing that there's a safety net, but hopefully will never fall and hopefully will never need to actually use it. Having said that, I would also like to take this opportunity to emphasize that this safety net is really important for people who are regular traders. They're frequent traders, where downtime of a broker, even of a few hours or a few days, is very material to them. And if they have open positions, they are exposed to risk. But at the same time, the real power of the markets, the real power that lies in the hands of the investor is if they take a longer term view on their investments. So short-term trading has its own place. Of course, many of you would have read SEBI's research report, which talks about how in the F&O segment, unfortunately, 90% of all individual investors lose money. So I must admit, I'm always a little confused and surprised as to why people continue to do that, knowing that the odds are not in their favor at all, and the house always wins, right? That's the saying in Vegas, the house always wins. So there's a 90% chance that the investor will lose money in the F&O segment. But we also know, and the data shows us, that if you take a long-term view of the market, and if you invest with a long-term perspective, you will rarely go wrong. There is a very good chance that you will be creating wealth for yourself and for your family over a sustained period of time that will exceed the inflation rate in the economy, and therefore you will actually get real rate of return on your investments over the long term. So I would urge everybody that while the safety net is being launched today, and we hope it's not used, we hope even less that there is a need for its use if the investors move more and more to a more long-term and sustainable approach to investment, so that
they are sure that there is a very high probability that wealth creation will indeed happen in their hands as compared to losing money literally on a weekly and these days daily basis. तो आप सुन रहे थे माधीपुरी बुच सेबी चीफ को, जो सुनिश्चित करते हुए कि इन्वेस्टर्स का रिस्क कम होना चाहिए, मजबूत सिस्टम में भी रिस्क रहता है और जो मार्केट इंफ्रा कंपनीज है वो सुनिश्चित करें कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया। शुक्रिया विजय जी और कुणाल आपका भी शो में आने के लिए। माफ़ी चाहेंगे स्ट्रैटेजीज नहीं ले पाए, बाकी रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी। ब्रेक के उस पर आप देखिए वादा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।